दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हिंदी उपन्यास जगत का एक ऐसा नाम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, श्री सुरेंद्र मोहन पाठक जी। 5 दशकों से अधिक समय से आपने अपनी शानदार क्राइम और थ्रिलर कहानियों से करोड़ों पाठकों के दिलों पर राज किया है। विमल, सुनील और सुदीप सीरीज जैसे किरदार आज भी पाठकों के यादों में जिंदा हैं। आइए स्वागत करें उस महान लेखक का जिसकी कलम ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, श्री सुरेंद्र मोहन पाठक जी। पाठक जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी लेखनी ने हिंदी उपन्यासों की दुनिया में एक नई लहर पैदा की है। हम जानना चाहेंगे आपकी इस प्रेरणादायक लेखन यात्रा की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? एक ही जवाब है। मेरे को किसी पर्टिकुलर ऐसा कोई शख्स याद नहीं है जिसने मेरे को लेखन के लिए प्रेरित किया हो। मेरे को अपना शौक था, पढ़ता बहुत था, इसलिए फिर वो जो बहुत पढ़ते हैं वो उनके साथ ये कॉमन होता है, उनको मन करता है कि हम भी लिखें। तो मैं भी उसी साइकोलॉजी के तहत कोशिश करता था लिखने की, लेकिन दिखाता नहीं था किसी को, पढ़ने के लिए भी नहीं, ना छपने के लिए भेजता था। लिखा, कुछ अच्छा ना लगा तो फाड़ दिया या रख लिया। तो उससे धीरे धीरे एक लगन भी लग गई और अभ्यास भी बन गया। तो मैं तो सेल्फ टाट राइटर हूँ। किसी से कोई शिक्षा ग्रहण की हो या प्रेरणा प्राप्त की हो, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। उसका एक और भी वजह बन गई है, इसी वजह से कि मैं जिस कारोबार में हूँ उसमें मेरा कोई दोस्त वाकफदार नहीं है, मेरी कोई लेखकों की सोबत नहीं है, मैं राइटरों के बीच नहीं बैठता, ना कोई मुझे आने वो कहते हैं, ना मैं कहीं जाता हूँ। ये तो लोगों की अपनी जमात बनी होती है। मैंने शुरू से परहेज किया उसमें। तो मैं तो जो मेरे को जचता है वो ठीक है, बाकी औरों से मैंने कभी सलाह नहीं ली या कोई प्रेरणा वाली बात की हो या कुछ की हो। मैंने जो किया उसको माना, यही ठीक है बस। लेकिन एक बात थी कि कब आपने लिखना बेसिकली पब्लिकली जो लिखना स्टार्ट किया, वो कब किया? ऐसा कोई स्टार्ट तो बताया है ना कि लिख के रख देते थे, दिखाते नहीं थे किसी के। वो तो बहुत छोटी उम्र में, मैं क्या 10th में पढ़ता ओके था शायद, तो जी। कोशिश करता था। लेकिन कॉलेज में मैं हॉस्टल में रहता था, वहाँ टाइम ज्यादा होता था, तो वहां मैं सीरियस कोशिश करता था। तो वो फिर मैंने चोरी छुपे एक आध जगह कहानी भेजी भी, तो वो छप गई, तो बड़ा फिर जोश आया। जी जी। 1959 में मैं तब 19 साल का था। मेरी मनोर कहानी अब उस वक्त की बहुत बड़ी महंगी, पत्रिका जी। 4 लाख की सर्कुलेशन थी, हमने पढ़ी है वो। उसमें कहानी छपी थी। उससे थोड़ा लोगों की नॉलेज में आया था कि ये भी राइटर है। जी। तो फिर छोटी मोटी कहानी 5 साल कहानी ही चली, नावल की नौबत नहीं आई। ओके। फिर जिनके लिए कहानी लिखता था उन्हीं में से किसी ने ऑफर किया भी कि नावल लिखो, देखते हैं, चल जाएगा तो और छाप लेंगे, नहीं तो नहीं छापेंगे। स्ट्रगल की लाइफ थी, 20 साल स्ट्रगल ही चली, इतनी लंबी स्ट्रगल। उसके बाद फिर ठीक हो गया। लोग आपको क्राइम और मिस्ट्री उपन्यासों के सम्राट कहते हैं। इस शैली की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? लोग कहते हैं ना, मैं तो नहीं कहता ना। जी जी। लोग कुछ भी कहें, जी लोगों को जिनको आपसे अकीदा है, आस्था है, वो तो आपको आसमान पर चढ़ाते हैं। जी। तो लेकिन जरूरी तो नहीं कि उसके साथ साथ लेखक भी आसमान पर चढ़े, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। लेकिन आपकी ईमेल का पता भी मिस्ट्री करके अच्छा है। है, कहना सुनना भी अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ कहने भर से कोई हो तो नहीं जाता जी ना। जी। कोई हो तो नहीं जाता है, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। जी आप जैसा कोई हुआ ही नहीं है, और फिर मेरे अकेले को थोड़ी कहते हैं, कितने ही राइटरों को कहते हैं। जब सारे ही ऐसे चोटी पे पहुंचे हुए हैं, तो चोटी पे तो इतनी जगह भी नहीं होती। जी जी। आपके उपन्यासों के कई किरदार जैसे विमल और सुंदरलाल पाठकों के दिलों में बस गए हैं। ये पात्र कैसे जन्मे?
और बात तो फिर तो अपने अभ्यास से और अपनी पर्सनल लाइफ से। पर्सनल लाइफ मेरी खुद की जिंदगी भी कुछ बातों में ऐसी ही थी, ऐसे जैसे स्मार्ट टॉक है। स्मार्ट टॉक का चस्का मेरे को बहुत कम उम्र से आज भी है, आज भी है। मैं तो आज भी कोई मेरे को बढ़िया फिक्रा सूझे जो किताब के काबिल हो, मैं नोट करके रख लेता हूँ, चाहे उसे मैं 6 साल बाद यूज करूँ। ओके। तो फिर एक रीजन तो ये था कि जो पर्सनल पसंद नापसंद थी। फिर मैं दूसरे राइटरों को बहुत पढ़ता था, उर्दू के राइटरों का खासतौर से। उनका जो शब्द चयन होता था, उनके जो फिक्रे बनाने का अंदाज होता था, वो हिंदी में नहीं मिलता, वो उर्दू वाले ही कर सकते हैं। तो मुझे उर्दू आती थी, मैं उर्दू में भी पढ़ता था, तो काफी सारा तो उस वजह से आया। क्या आप पहले कहानी की पूरी रूपरेखा बनाते हैं या कहानी लिखते लिखते अपने आप आगे ना बढ़ती है? ना, टोटल पहले मालूम होना चाहिए क्या लिखना जी जी। है। ऐसे नहीं, मैंने ये करते हैं, सुना है मैंने, लोग ऐसे करते हैं, भाई शुरू कर देते हैं आगे देखा जाएगा। हम्म मैंने कभी नहीं किया। हम्म। मैं जिस टाइप का लेखक हूँ, उसमें ना सिर्फ कहानी मालूम होनी चाहिए, एंड तो बिल्कुल पहले मालूम होना चाहिए। अगर एंड नहीं है तो कहानी नहीं है। मैं तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड चलता हूँ, पहले एंड सोचता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ इसमें कितने कैसे करेक्टर शामिल होने हैं, फिर शुरुआत की वो सोचता हूँ। फिर हेर फेर भी हो जाती है, फाड़ देते हैं, बदलते हैं, कई कुछ करते हैं, लेकिन कहानी की बेसिक रूपरेखा पहले तैयार होना बहुत जरूरी है। आपका लेखन रूटीन कैसा है? क्या आप रोज लिखते हैं या मूड पर निर्भर करता है? मूड बनना नखरा है, मैं नहीं मानता इस बात को। लोग कहते हैं हम तो स्वांता सुखाए लिखते हैं, नहीं हम नहीं लिखते, हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूर का मूड होता है, उसे तो उसने डेली अभी ये लगे कर हुए रहा हैं। है, उसको प्लास्टर कर रहा आपके है घर में आने। या पॉलिश कर रहा है, वो मूड से कर रहा है। हम तो अपने आप को मजदूर मानते हैं, तो वो प्रेरणा का क्या मतलब, मूड आने का क्या मतलब? मूड लाना पड़ता है। लिखना है तो लिखना है, डेली लेकिन लिखना है। उसका कारण है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जी। में था, मेरे को हफ्ते में एक ही छुट्टी होती थी। अगर उसी छुट्टी को मैं मूड के इंतजार में बर्बाद कर दूं, तो मेरे लिखने में तो 15 दिन का गैप पड़ जाएगा। तो मूड तो भाई डंडे से बनाना पड़ता है, डंडे से बनाना। आज की युवा पीढ़ी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही है। आज की युवा पीढ़ी डिजिटल फॉर्म की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। किसकी तरफ? डिजिटल, इंटरनेट। हाँ। तो ऐसे में पुस्तकों के प्रति रुचि कैसे बनाई रखी जा सकती है? पढ़ने में या लिखने में? पढ़ने लिखने दोनों में ही। दोनों में। देखो जी, यहाँ तक पढ़ने का मामला है, मैं ओल्ड टाइमर हूँ, मेरे तो हाथ में किताब होनी जी। चाहिए। मैं वो डिजिटल से खुश नहीं हूँ, मेरे पास सारे इक्विपमेंट हैं डिजिटल वाले। ये देखो वो धक्के खा रही है, वो पड़ी है। जी। ये रेनोवेशन के टाइम में खो गई थी, अच्छा। तो मैंने कहा पीछा छूटा। और फिर अब मिल गई। ये 3 महीने से काम चल रहा है, उसके बाद कहीं से मिल गई। तो अभी तक उठा के मैंने देखा नहीं कि चलती है कि नहीं चलती। मैं नहीं, मेरा मेरा तो मैं तो क्या बताऊं आपको, ये देखूं। हम्म। मैं अच्छा। तो पेन में शाही भर के लिखता हूँ। अच्छा, फाउंटेन पेन रखे हुए हैं हाँ, आपने? लिखने के तो क्या मिलते बात। यहाँ मिलते नहीं, रखे रखने। मैनुअली लिखते हैं? पेन में शाही भर के, मैं बाल पेन से छोटे मोटे काम कर सकता हूँ, चेकबुक भर ली, कोई नोट कर लिया। अदरवाइज मैं बाल पेन नहीं पसंद करता। देखो बेटे, इतने बढ़िया बढ़िया फाउंटेन पेन है मेरे, क्या बात। सब लिख रहे। मेरे पास शाही की इतनी सी दुआत है अभी जो भी? 500 रुपए की आती। क्या बात। हाँ मिल जाती है आपको? हाँ। मैं लिखता हूँ। बीच में कोविड के बाद थोड़ी देर, 1-2 साल मैंने कंप्यूटर पर लिखा था, जी। लेकिन क्योंकि मेरे हाथ कांपने लग गए थे, अब ठीक हो गए, अब फिर हाथ से लिखता हूँ। आपके पाठक आपको किस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं? कोई ऐसा संदेश जो आपको अब तक नहीं भूलता? अब तक नहीं भूला। संदेश किस मामले में, सलाह के तौर पे? नहीं, सलाह नहीं, मतलब जैसे कोई आपका बड़ा प्रशंसक बन गया हो और उसने नहीं, कभी आप। वो तो
वो तो याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो अंधा भक्ति में कुछ एक के आठ लगाते हैं, तो आपको लेस देन गॉड साबित करने की कोशिश करें, तो उससे कोई खुशी नहीं होती। ओके। खुशी इस बात में होते हैं आप रीडर है, कंसिस्टेंट रीडर है, हर बार मेरा लिखा पास करते हैं, ओके। क्रिटिसाइज नहीं करते, पढ़ना छोड़ते नहीं, ये खुशी का मुद्दा है। कोई ये आप कोई कहे जी आपको भारत भूषण मिलना चाहिए, ये तो लंबी लंबी छोड़ने की बात है ना। इससे लेखक है मैं खुश हो गया, तो लेखक भी मूर्ख है फिर। जो काम हो नहीं सकता उसका क्या विचार करना, क्या हो जाए। साहित्यिक लेखक जो है ना, वो अवार्ड को निगाह में रखकर लिखते हैं कि मैं ये रचना लिखूं, वो पॉपुलर हो जाए, मेरे को साहित्य अकादमी का अवार्ड मिल जाए। बढ़िया दर्जनों अवार्ड है आजकल, हर वो लिटरेरी फेस्टिवल में दो तीन अवार्ड अनाउंस्ड होते हैं। मेरे को भी एक देहरादून में मिला ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या मिला? एक वो पीतल की वो प्लेट पकड़ा दी। मैं क्या करूं उसको, क्या करूं? दीवार पर टांग के रख लेता हूँ। कोई देखने वाला भी तो हो, जब मेरे पास वो आता ही नहीं तो किसको दिखाई देगा क्या हुआ है। तो ये अवार्ड की, देखो अवार्ड वो जो कैश में हो, नहीं तो सब धोखा है। जी जी नहीं धोखा है। आपको पद्म श्री मिल गया, आपका क्या भला हो? जी आप बोलो क्या जी भाई। जी लता मंगेशकर भारत रत्न है, उनकी जिंदगी की बात कर रहा हूं। अगर वो चाहे तो किसी की चपरासी की नौकरी नहीं लगवा सकती। क्या फायदा भारत रत्न होने का। अंग्रेज के जमाने में राय साहब राय बहादुर होते थे ना, तो उनकी एक शान होती थी। मैंने लाहौर शहर में आंखों से देखा है, राय बहादुर साहब सड़क से गुजरते थे, लोग चलना बंद कर देते थे कि ये गुजर जाएंगे तो चलेंगे हम, उनकी शान में, इज्जत में। आजकल वो पहचानता ही नहीं है कोई। मेरी बगल से पद्म श्री जा रहा हो, मुझे क्या पता पद्म भूषण जा रहा है, मेरे को क्या पता। तब लोग जान के रखते थे भी ये बड़ा आदमी है, ये राय बहादुर है, ये राय साहब है। अब पद्म श्री की क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। जैसे कहते हैं राय बहादुर दीनानाथ, राय साहब फलाना, किसी को आपने ये अपना नाम लिखते देते पद्म श्री एस एस डोगरा, कोई साथ में लगाता है। जैसे डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर एपी शर्मा, एडवोकेट फलाना, करते हैं ना। अब तो इंजीनियर भी ईआर लगाने लगे हैं। कोई पद्मश्री लिखता है, पद्मश्री पद्मेश दत्त, पद्मश्री अशोक चक्रधर। अगर लिखता, अगर कोई फिर भी लिखता है तो लोग उसे कहते हैं ओछा है, ओछा है। जी जी पता, ये सरकारी अवार्ड की इतनी ही अहमियत है कि आपको एक बार राष्ट्रपति भवन में नेताओं को देखने का और प्रेसिडेंट से फोटो खिंचाने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा कोई फायदा बताओ। पहले और अब के जो प्रकाशन जगत है, मतलब ये पब्लिकेशन वर्ल्ड जो है। प्रकाशकों में क्या सर्व फर्क होना है? प्रकाशक व्यापारी है, आज भी व्यापारी है, कल भी व्यापारी है। उसका मिजाज नहीं बदल सकता। उसने प्रॉफिट के लिए काम करना है। उसने साबुन बनाया या किताब बेची, किताब छापी, दोनों में उसने, उसका प्रॉफिट मोटिव ही है ना। कोई जन सेवा तो कर नहीं रहे। पहले कोई होते थे पुराने जमाने में कि वो सर्वजन हिताय किताब छापते थे, मुनाफा कमाते हैं या नहीं कमाते हैं कौन होता था, लेकिन वो गिनती के एक दो चार थे। आजकल तो ईंट उखाड़ो पब्लिशर निकलता है। पब्लिशरों का वैसे हिंदी की कोई पूछ नहीं है, लेकिन पब्लिशर हजारों में, पब्लिशर हजार हैं। सब किस किस वजह से पब्लिशर है? कि चार पैसे कमाने। हमारा राइटर चल जाए तो हमारी भी चांदी है, उसकी भी चांदी है। तो क्या फर्क आना है? प्रकाशक की नीयत सर्वजन हिताय जब तक नहीं बनेगी तब तक कोई फर्क नहीं आने वाला है। अगर कोई ये कहता है कि मैं जनसेवा के लिए किताब छाप रहा हूँ, झूठ बोलता है। वो पहले ये देखता है कि इसमें कुछ क्या गुंजाइश है। अगर ये बात ना हो तो जो पांडुलिपि है छापो। फिर आप छांटते क्यों? जी जी छांटते क्यों ना? अच्छी है तो चल जाएगी, बुरी है तो राइटर रोएगा
चाहे बाद में छापना बंद, लिखना बंद करे या प्रभाषक को अप्रोच करना बंद करे, कुछ भी करे, जो भूसा है गेहूं में से वो अपने आप चट जाएगा, है या नहीं? लेकिन आप तो स्टाफ रखते हैं आपको ये सुझाने के लिए कि कौन सी किताब छापने के काबिल है, तो फिर ये प्रॉफिट मोटिव से होता है ना, ये सार्वजनिक आय तो नहीं होता। क्या आपके किसी उपन्यास पर वेब सीरीज या फिल्म बनाने की योजना चल रही है कोई ऐसी? बहुत है, बहुत है, बहुत ऑफर आते हैं, पैसा कोई नहीं देना चाहता। ऑफर का ये है, सब लूटना चाहते हैं, किसी तरह से राइट कब्जे में कर ले और फिर उसका अपना व्यापार शुरू कर दे। मैं नहीं मानता क्या करता है। अब देखो मेरा बालाजी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अच्छी रकम मिली, एक तो कपूर वाला। हाँ अच्छी रकम मिली, एक मुश्त मिली, लेकिन आज 3 साल हो गए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा। तो फिर ये प्रॉस्पेक्ट्स तो ना बने ना। देखो जिस कारोबार से आपको कुछ तवज्जो या कोई लाभ चाहिए, उसमें जब तक आप पूरी तरह से धस के नहीं दिखाए देंगे कुछ नहीं होगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, फिल्म मेकिंग का धंधा मुंबई में है, मैं वहां जाए बिना कुछ नहीं काट सकता। ये तो आपसी ताल्लुकात में, मेल मुलाकात में कई बातों की वजह होती है, दिल्ली बैठ के होने वाला काम नहीं है। मेरे को मंजूर नहीं, मेरे को डेस्क जॉब चाहिए। आई एम ए डेस्क वर्कर, आई नीड ए डेस्क जॉब। यहाँ कोई काम है तो बोलो, मैंने दरवाजे से बाहर भी नहीं जाना। जी जी। नंबर वन। दूसरे वो कहेंगे जी 25 लाख देंगे, लेकिन देंगे कितने? 1 लाख 2 लाख, बाकी 23 लाख का इंतजार करे। कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, किताब पे कब्जा कर लिया, आपकी नेग्लिजिबल पेमेंट दी राइटर को, उसको उसको तो यही है ना, फटाफट बनेगी। 90% कभी बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो राइट्स लेके आगे गाहक ढूंढते हैं, ओके। उनके अपने पल्ले पैसा नहीं है बनाने के लिए। अब गाहक नहीं मिलता, आजकल तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, क्योंकि बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क है, जी। कोई फिल्म नहीं चलती, कोई सीरियल नहीं चलता। तो फिर वो, दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स, दे आर प्रपोजल सेलर्स। वो तो प्रस्ताव प्रस्ताव बेचते हैं, भाई हमारे पास फलाने राइटर की फलानी किताब की राइट है, अगर आप ब्रॉडकास्ट करो, टेलीकास्ट करो तो हमारे से एग्रीमेंट कर लो। एग्रीमेंट करेगा तो पैसा वो देगा। वो इन चक्करों में मेरे पास 50 जने आते हैं कि आज ये हम बनाते हैं, करते हैं, इतने लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए साइन करेंगे तो ले लो। 2 लाख रुपए जब मुहूर्त होगा, पता नहीं मुहूर्त कब कब होगा। होगा? जी। ऐसे वो टुकड़ों टुकड़ों में मुझे बताएंगे, तब तक मेरी जिंदगी गुजर जाए। मैं कभी अभी दे, एक मुश्त दे, जिसको ये फिक्रा बोलो वो भाग जाता है। इतने लंबे साहित्यिक सफर के बावजूद आपकी प्रेरणा आज भी बरकरार है, इसका रहस्य क्या है? मतलब इतने एनर्जेटिक आज आप भी अभी भी, देखिए मैं देख रहा हूँ अभी अपने लेखन कार्य में जुटे हुए हैं। भाई वो मेहनत का सिला है ना, मेहनत का सिला है, ईमानदारी से काम करते हैं, डंडी नहीं मारते। पुराने जमाने के बंदे हैं, शेर का 14 छटांग नहीं तोलते। ये फर्क है ना, चलता है वाली या भावना नहीं बनाई हुई। मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं तो चला हुआ लाखों लेखक हूँ, जो लिखूंगा चलेगा। ये जिस दिन ये भावना मन में आएगी तो ग्राफ ऐसे जाएगा। तो हमने तो ये सोचा नहीं, हमारे लिए तो हर किताब चैलेंज है, हर किताब चैलेंज है। भाई ये पहले से बेहतर नहीं हो सकते, तो पहले जैसी तो हो। ये तो नहीं है ना कि लोग कहेंगे ये क्या कूड़ेदान परोस दिया। इतना फर्क तो राइटर कबूल नहीं करता ना, इतना तो राइटर को। आपको कई दशक हो गए, 5 4 6 दशक हो गए लेखन लेखन करते हुए। इस दौरान आपने अपने इस लेखन को कितना अच्छे से महसूस किया अपने जीवन की कुछ उपलब्धियों के माध्यम से, या जो आज सुकून मिलता है कि इतने सारे उपन्यास आपने लिख डाले? भाई मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि रीडर मेरा आज भी मेरे साथ है, वो उखड़ा नहीं है। उसने मुझे छोड़ के मेरे जैसा कोई दूसरा नावल पढ़ना नहीं शुरू कर दिया।
दूसरी उपलब्धि ये है कि कोई शैतान ही लिख सकता है इतना। 8 घंटे की नौकरी भी की भाई सरकारी, 35 साल नौकरी की। 8 साढ़े 8 घर से जाना पड़ता था, 8 9 बजे घर लौटता था। उसके बाद इतनी हिम्मत होती थी खाना खाओ और सो जाओ। उसके बाद भी मैंने 300 नावल लिख दिए कि ये भी तो उपलब्धि है ना। जी। और दूसरी जिद है, जिद है, जिद है, करने 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 करने। बतौर लेखक आप विभिन्न देशों में भी आपने भ्रमण किया, लोगों ने बड़ा प्यार दिया आपको, हमारे देश में ही विदेशों में भी। तो देश और विदेश का जो अनुभव रहा बतौर लेखक, वो कितना आपने एंजॉय किया, या कुछ ऐसे संस्मरण जो आप शेयर करना नहीं, मेरा लेखक का तो वहां कोई रोल ही नहीं था ना। आई वॉज एनी बॉडी, ओके। आई वॉज एनी बॉडी। वहां की सोशल लाइफ देखिए, हमारे से 1000 गुना बेहतर है। लॉ एंड ऑर्डर 1000 गुना बेहतर है। टुच्चे क्राइम नहीं होते। ये जो आजकल बैग छीन के भागे, मोबाइल छीन के भागे, ऐसी वाहियात हरकतें नहीं होती। क्योंकि वहां रोटी कपड़ा मकान की गारंटी है, भूखा कोई नहीं मरता है या नहीं है। जी। अगर आप वहां के नागरिक हो तो उनको अपने नागरिक की फिक्र है, जी। फिक्र है। ये हमारे यहाँ क्या गारंटी है। मोदी जितना मर्जी कह लें कि हमने ये हटा दिया वो हटा दिया, अभी भी लोग भूखे मर रहे हैं। पता नहीं लगता ना, पता नहीं लगता। 1 करोड़ 40 लाख लोगों की नब्ज एक जने के हाथ में कैसे हो सकती। जी। जी। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। एक मैंने आपके उपन्यास कहर के अंदर जो वो खाने की बर्बादी के ऊपर आपने एक कोई उदाहरण भी दिया है, हाँ। और आपके उसी वजह से मैं आपसे कनेक्ट हुआ, मुझे बहुत अपील किया वो। क्या आपके उस लेखन से, या दूसरे तरह से कहें कि जो ये खाने की बर्बादी की बात आपने कही हमारे देश के लिए, उस पर हमारे आपका क्या कहना है, और किस तरह से उस चीज के ऊपर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है? हमारे यहाँ ऐसी बातों का, ऐसी बातों से कुछ सीखने का या ऐसी बातों के लिए परमानेंट तवज्जो देने का रिवाज ही नहीं है। अब वो आई गई की बात है, बात पढ़ ले, हा हा कर लिया या तारीफ कर लिया और भूल गए। जी। बस उसका इतना ही रोल है, इतना ही रोल है। नावल के साथ 10 15 पेज उस टाइप के छपते हैं, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन कोई 10,000 में से एक भी नहीं होगा जो उससे कोई लेसन लेता हो या उसे राह देता। अब रेस्टोरेंट्स में जाके देखिए कितना खाना बर्बाद होता है। बिल्कुल होता है। जो कुछ टेबल पे मंगाते हैं सब तो खत्म नहीं होता। भाई तुम पहले कम मंगा लो, दोबारा ऑर्डर करोगे तो उसी रेट पे मिलना है। और ये तो मना तो नहीं हो जाने ना, लेकिन ये फैशन है कि पड़ोसी देखे तो कि आई आई हैव इट लार्ज ऑर्डर। मैंने देखो मैंने ये मंगाया, मैंने वो मंगाया। मैंने उसे ये नहीं कहा भी सब्जी ले आ रोटी ले आ। ये फर्क होता है ना। लोग रोज तो रेस्टोरेंट जाते नहीं, प्लान करके जाते हैं, प्लान करके जाते हैं। कल भी आज खाना बाहर है, तो बाहर के हिसाब से वो दिखावा 100% करते हैं। तो ऐसे जाहिर करेंगे कि हमसे अमीर आदमी कोई नहीं है। फिर ये बातें नहीं है ना हमारे यहाँ। और वो जो मैंने मिसाल दी कि अगर जूठा छोड़ोगे तो फाइन फाइन लगेगा, लगेगा जी। तो इससे 2 सबक मिले ना। एक तो खाना पड़ेगा छोड़ो नहीं, भाई नहीं नहीं भी खाया जा रहा है खाओ। दूसरे पहले ही काम मंगाओ, पहले ही काम। हमारे यहाँ है ये भी लिया वो भी लिया। अब फिर एक नया रिवाज है, इतनी बड़ी प्लेट है, इसमें से 7 8 आपने खा लिया है, मुझे इतना सा बचा है, वेटर करके पैक करा दे, इसे पैक कर दे, कर ले जाए। अरे कुछ पैक करने लायक भी तो हो तो ना, इसको खा लो, बचा गया है इसमें। करते हैं, मेरे अपने दोस्त है पैक करा रहे, और मैं टोका उन्हें, मैं क्या मैं कुछ बचा है जिसको पैक करा रहे। नहीं। लेकिन अच्छा। आजकल ये भी मैंने रिवाज देखा है, इतनी सी चीज बचेगी वो कह देगा पैक करा दो। अब वो भी कर देते हैं, वो क्या पता पैकिंग चार्ज करते हो, नहीं, पैकिंग चार्ज तो नहीं करते, लेकिन करते होंगे। उन्होंने ग्राहक को नाराज थोड़ी नहीं करना करना। है। लेखन कार्य में जैसा आपने भी बताया, आप तो क्योंकि नौकरी पेशा भी करते रहे, 35 साल आपने नौकरी करी और साथ में फिर ये उपन्यास लिखने करे। क्या लेखन कार्य में अपनी, मतलब भारतीय परिस्थितियों स्थितियों के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लेखक अपने लेखन से अपना जीवन चला सकता है क्या, अपने परिवार का?
मेरे जैसा राइटर चला सकता है कारोबारी, साहित्यकार नहीं चला सकता, आज भी नहीं चला सकता। पहले तो चला सकता ही नहीं था, आज भी नहीं चला सकता। आज भी किसी बिरला डालमिया टाटा के पेपर में नौकरी करता होगा, या किसी पब्लिशर का वो होगा एडवाइजर, या वो लिटरेरी एडिटर, या इस किस्म की बातें, या किसी सरकारी मुलाजमत में, रेडियो में, टीवी में। मतलब ही हैज टू फॉलो टू प्रोफेशन। कोई राइटर, कोई साहित्यकार ये कहे कि मेरे को नौकरी या किसी साइड बिजनेस की जरूरत नहीं है, मेरा सब काम जब ये रॉयल्टी से चल रहा है। उसके दो कारण है, एक तो रॉयल्टी मिलती ही नहीं इतनी, और दूसरे मिलती भी हो तो ईमानदारी से देता देते कौन कौन है? है। गिने चुने दो चार पब्लिशर हैं जिनके यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, बाकी सारे मैनिपुलेट करते हैं, नहीं देते रहते। तो कैसे रोजी रोटी मेरे जैसा राइटर कैसे चला सकता है? तो मेरी किताब सस्ती होती है, जितने में मेरे 300 पेज 50 रुपए में छपते हैं, साहित्यकार के 300 पेज 400 रुपए में छपते हैं। कौन खरीदेगा? तो उसी प्रपोर्शन में उसकी सेल है। हमारी 50 रुपए की सेल लाख तक भी गई है, मेरी गई है। जी। तो हमारी फीस ही याद है, और हम डंडे से पब्लिशर से एडवांस वसूल करते हैं भी जो तेरा अप्रोक्सीमेट प्रिंट ऑर्डर है उसके बराबर के पैसे मुझे अभी मिले। ऐसे बात तो कोई देता नहीं, वो एडवांस दे देते हैं, लेकिन वो भी बड़े राइटर को, हर किसी को नहीं। जो एस्टेब्लिश्ड है, जिसका डर हो कि भाई कहीं दूसरी जगह ना पहुंच जाए, उसको देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। बाकी वो कहेंगे वो कंट्रैक्ट में कि क्वार्टरली रॉयल्टी स्टेटमेंट भेजोगे, वो एनुअली भी नहीं भेजते, जी। सालाना भी नहीं भेजते। और शिकायत करो तो जवाब देते हैं जी तुम्हारी कोई रॉयल्टी बनी ही नहीं है। हमारे पैसे आपकी तरफ निकलते हैं, पहले वो एडजस्ट होंगे तो रॉयल्टी और की बारी आएगी ना। सारे पब्लिशर ये जवाब। कुछ लेखन में अपना कुछ मुकाम जब हासिल करने लगते हैं, वो पब्लिशरों को अप्रोच करते हैं, नाम थोड़ा सा चलने लगता है, पब्लिशर उनसे डिमांड करता है कि हाँ ठीक है, वो अप्रोच करा, और फिर पब्लिशर उसको ठंडे बस्ते में रख देते हैं। ऐसी स्थिति में लेखक जो कि कुछ बहुत कुछ करना चाहता है, लिखना चाहता है, वो स्थिति आपने भी जरूर शुरू में झेली होंगी। आजकल जिसका नाम चल जाए उसको पब्लिशर को अप्रोच नहीं करना पड़ता, पब्लिशर खुद उसके पास आता है, भाई हमारे लिए लिखो। आज आज पहले भी यही था, पॉकेट बुक ट्रेड में मुझे साहित्य का नहीं नहीं पता, पता, ठीक है। लेकिन जिसका नाम चल जाए उसको आज भी साहित्यिक प्रकाशक भी खुद जाके ऑफर करता है कि हमारे लिए लिखो। उसको पब्लिशर नहीं ढूंढना पड़ता। लेकिन जिसका नाम नहीं है वो तो अमीश त्रिपाठी, जब कोई नहीं जानता था उसको, 18 जगह उसकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट हुई, 18 जगह। आज वो उसके घर जाके एडवांस में पैसे फेंक के आते हैं। 5 करोड़ एडवांस दिया वेस्टलैंड ने, किसी दूसरे राइटर को देंगे वो? तो जो जिसका सितारा एक बार बुलंद हो जाए वो घर बैठे, जिसने आना है खुद आएगा। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। बस अंत में सर आपसे प्रश्न मैं एक करना चाहूंगा कि आप नए और उभरते लेखकों को क्या सुझाव या संदेश देना चाहते हैं? भाई देखो, अव्वल तो लेखन में कुछ रखा नहीं है। अगर आप में कुछ गॉड गिवन गिफ्ट है, गॉड गिवन ही होता है, ये सिखाए से तो आती नहीं है। वो कहते हैं मुहावरा है, 3 थिंग्स कैन नॉट बी टॉट, सिंगिंग वॉइस, पोइट्री एंड जनरॉसिटी। तो पोइट्री को आप राइटिंग समझ लो तो ये काम सिखाए नहीं जा सकते। कोई ट्रेनिंग से लता मंगेशकर नहीं बनती, कोई आदत नहीं है तो दयानतदार नहीं हो सकता। अब कभी भी जो है जन्मजात है तो है, नहीं तो नहीं है। ये भी राइटर में भी है। तो अपना अपना ये सिलसिला है, गुण है। अब मेरे में एक खराबी है, मुझे सवाल भूल गया है। मैं कोई बात नहीं। मेरा मतलब ये था कि आप जो उभरते हुए जो लेखक हैं। हाँ हाँ, उनका ये देखो ना,
जो नए लेखक है ना, आप विश्वास जानिए, उसमें 2/3 वन टाइम लेखक है। हम्म। उन्हें दोबारा लिखना ही नहीं है। उन्हें जो आता है एक किताब में वो कंज्यूम हो गया है, बाकी कुछ बचा ही नहीं है। ओके। बाकी जो 1/3 बाकी है वो लिखे तो लिखे, नहीं तो 2/3 राइटर, मेरी आंखों देखी बात है, वो वन टाइम राइटर है, उनका शौक पूरा हो गया है। और उन 2/3 राइटर्स को पब्लिशर आजकल एक्सप्लॉइट करने लग गए, उनसे पैसे लेके उनकी किताब छापते हैं। और बड़े घर के लड़के लड़कियां हैं, नौजवान लड़कियां बाप को कही है, पापा मैंने किताब लिखी है, छपवानी है, पब्लिशर 75,000 मांग रहा है। तो वो क्या कहेगा? बच्चा है, शौक है भाई, उसको स्कूटी लेके दे सकते हो, ड्रेस लेके दे सकते हो, और सुविधाएं करके रखते हो, तो किताब भी सही। हाँ बेटा, दे दे। तो किताब छप गई, बगल में लेके घूम लिए, हमने लिखी है, आनंद आ गया। माँ बाप ने कॉलोनी में दिखा दी, जो जो वहां से फ्री बुक मिली है वो फ्री आगे बांट देनी। बिकने वाला तो कोई हाल नहीं है। तो 2/3 लेखक, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो वन टाइम है। और उनमें से कोई अपने आप को खुशकिस्मत माने जो पैसे दिए बिना किताब छपवा ले, पैसे दिए बिना। बड़ी याद ये होगा, उसे पहले ही होगा भी पैसा वैसा कोई नहीं मिलेगा, छाप देंगे। लेकिन आजकल तो मांगते हैं, ओपनली मांगते हैं, भाई बड़ा खर्चे का काम है, पार्ट पेमेंट आप करो। उसे कहेंगे पार्ट पेमेंट, लेकिन वो फुल से भी ज्यादा वसूल कर लेंगे। आपको क्या पता प्रकाशन में कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है? आप कागज का भाव जानते हो? आप बाइंडिंग का रेट जानते हो? आप प्रिंटिंग का रेट जानते हो? आप पब्लिकेशन ट्रेड के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो ये कहता है भाई 1000 किताब छापेंगे, लाख रुपए लगेंगे, तो कुछ आप कंट्रीब्यूट कर दो, 60,000 दे दो, तो बाकी ये क्या, जो आप 300 किताब आपको फ्री दे देगा, दे भी देगा, लेकिन वो सिर मारेगा। क्या करेगा 300 किताबों का? उसको 10 5 चाहिए, 300 किताब उसके मत्थे मर दी। इतनी जगह चाहिए 300 किताब के जी। लिए? जी। अब वो कॉलोनी में फ्री बांटने में, कॉलेज में पढ़ती है लड़की तो फ्री बांटने में, इन कामों में आती है। शौक तो पूरा हो गया है ना, शौक तो आप फिजिकल ऑब्जर्वेशन में देख लेना, 2/3 राइटर 1/3 राइटर, दोबारा नहीं लिखा। मेरे पास है, मेरे पास मिसाल है, पर्टिकुलर मिसाल। राइटर ऐसा होता है, राइटर तो छपे ना छपे उसने लिखने, वो राइटर होता है। कोशिश सब करते हैं छपने की, लेकिन ना छपने से ये जो है बेकार का धंधा है। इससे तो मैं वो किराने की दुकान खोल लेता तो अच्छा था। ये तो नहीं होना चाहिए। राइटर राइटर होता है, वो किराने की दुकान खोलने के लिए नहीं बना। हाँ, वो नौकरी करने के लिए नहीं बना। अगर आप नौकरी या किसी दूसरे ऐसे ऑक्यूपेशन के साथ लिखना जारी रख सकते हो। एक राइटर का मुझे नाम नहीं याद है, वो नोबेल प्राइज विनर थे, और डाकखाने में बहुत, अच्छा। और मेरे ख्याल स्टीव फाकनर थे शायद, और डाकखाने में पोस्ट मास्टर थे। क्या बात। तब तक ये राइटर के लायक काम है, राइटर के लायक काम है। तो ऐसे कईयों की ऐसी मिसाल है कि बड़ी मामूली उसमें थे। और वो, उसने रिजाइन जब किया था ना, तो रेजिग्नेशन उनका हिस्ट्री बन गया, सारी दुनिया में कोट किया जाता है। कहता है कोई भी लल्लू पंजू आता है और 3 सेंट दे के पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए मेरे पास हौस जमाता है, मैं ऐसी नौकरी नहीं कर सकता। है कोई काला चोर आए मेरे मुंह पे 3 सेंट मारे, ओए एक पोस्ट कार्ड दे, ये नौकरी मैं नहीं कर सकता। एक और बड़े राइटर है, वो बॉयलर में कोला झोंकते थे। बताओ, रविंदर कालिया, इतने बड़े राइटर थे, डीएवी कॉलेज जलंधर मेरे साथ पढ़ते थे। वो इलाहाबाद प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, और कई बार मशीन में ना आए तो तो खुद ही। खुद छाप रहे होते थे। अबे राइटर क्या कर रहे हैं, काम तो नहीं है। और बड़े राइटर हैं सरकारी नौकरियों में, कमलेश्वर स्टाफ आर्टिस्ट थे दूरदर्शन में, मोहन राकेश डीएवी में मेरे साथ
पढ़ाते थे। जब मैं पढ़ता था तब मोहन रगेश वहाँ प्रोफेसर थे। वो सुदर्शन फाकिर जिनकी वो गजलें गाता है जगजीत सिंह, ये दौलत भी ले लो ये शोहर भी, वो वहाँ पढ़ाते थे। जगजीत सिंह मेरा क्लास फेलो था। अच्छा। मेरा 3 साल क्लास फेलो, सेक्शन फेलो, हॉस्टल मेट। अच्छा। हॉस्टल मेट। तो फिर वक्त वक्त की बातें हैं, लेकिन मेरी आंखों देखी है, आजमाई हुई है। जितने भी राइटर है, जितने बड़े हो मर्जी, उन्हें एक दूसरे काम का आसरा उनको जरूरी है। Stay tuned. Like, share, subscribe. Sure Shot Hub.